वेलकम बैक। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी सेम आपका पेपर नंबर 8 की तरह ही है। पेपर नंबर 5 ग्रुप नंबर 1 का है और पूरे 100 मार्क्स का पेपर। मतलब अगर हमने ये दोनों पेपर, दोनों प्रैक्टिकल पेपर हैं और इन दोनों पेपर को अच्छे से कवर कर लिया तो हमारा ग्रुप 1 तो अच्छे से कवर हो ही जाता है, क्योंकि ग्रुप 1 के जो बातचीत दोनों बचे हुए सब्जेक्ट लगभग थ्योरेटिकल है, लॉ भी थ्योरेटिकल है और डायरेक्ट टैक्स का पेपर भी लगभग प्रोविजन बेस होता है। तो इसलिए हमें इन दोनों पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है और इसका फायदा आपको ग्रुप नंबर 2 पे भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है जब आपके ग्रुप नंबर 1 बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। चलिए, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके लिए एक बहुत ही फेमिलियर सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को आप बहुत टाइम से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंट्स बोले तो आपने 11th में पढ़ा, आपने 12th में पढ़ा, आपने फाउंडेशन में पढ़ा। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिन टॉपिक के बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारा सिलेबस कंटेंट जो है वो इस तरह से है। चलिए आइए मेरे साथ फटाफट से देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये आपका पेपर नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 1 का, और ये पूरा मिला के आपके लिए 100 मार्क्स का कवरेज रखता है। सिलेबस की बात करें तो पूरे सिलेबस को यहां भी बेटा 4 पार्ट्स में बांटा गया है। 4 पार्ट्स में इस तरह से बांटा गया है। सबसे पहले तो हम फाउंडेशन की तरह ही यहां पे कहते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन। हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशल ट्रांजैक्शंस। सर इस स्पेशल ट्रांजैक्शन में क्या आता है? स्पेशल ट्रांजैक्शन में फाउंडेशन वाले टॉपिक आते हैं। कौन से फाउंडेशन वाले टॉपिक आते हैं? दैट इज कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये वो तीनों टॉपिक है जो आपने अपने फाउंडेशन में, अकाउंट्स में डिटेल से पढ़े होते हैं। ठीक है सर, इसके बाद और भी कुछ जुड़ता है क्या? हाँ बेटा, इसमें एक टॉपिक और जुड़ जाता है। टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम। और ये टॉपिक बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। पूरा टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर ये पूरा सेक्शन मिला के कितने मार्क्स का बनता है? इस पूरे सेक्शन में से 15 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये 4 टॉपिक, ये 4 चैप्टर आपके लिए 15 टू 20 मार्क्स का काम करते हैं। पहली चीज। सर सेक्शन नंबर 2 बेटा एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर कौन से? इनको नाम दिया गया है थोड़ा एडवांस टॉपिक। सर ये एडवांस टॉपिक कौन कौन से हैं? ये एडवांस टॉपिक में पहला टॉपिक है
डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। टॉपिक नंबर 2, ब्रांच अकाउंट्स। टॉपिक नंबर 3, रॉयल्टी अकाउंट्स। टॉपिक नंबर 4, हायर परचेज अकाउंट्स। तो 4 टॉपिक है, ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स, रॉयल्टी अकाउंट और हायर परचेज अकाउंट। तो 4 टॉपिक हमें पहले सेक्शन में पढ़ने थे, 4 टॉपिक हमें सेकंड सेक्शन में पढ़ने हैं, और इन चारों टॉपिक को मिला के हमारा जो मार्क्स का कवरेज है वो मार्क्स का कवरेज है 20-25 मार्क्स। 15 to 20 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स। डन? क्लियर? तो टोटल मिला के ये लगभग आपके पास 40 मार्क्स का कवरेज हो जाता है। इसके बाद और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो फिर हमारे पास आता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स सर, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इसमें आता है सबसे पहले बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने 11th-12th में पढ़ी होती है, लेकिन आपने फाउंडेशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। आपको यहाँ पे पूरी पार्टनरशिप पढ़नी होती है। पार्टनरशिप क्या होती है, P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है, फिर पार्टनर का एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, डेथ क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पार्टनरशिप के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट, सारे का मतलब फाइनल अकाउंट्स पूरे पार्टनरशिप के आपको यहाँ पे बनाने हैं। दूसरा सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल प्रोप्राइटर में आपको बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बिजनेस फॉर्म के आपको बनाने हैं। इसी तरह तीसरा, अगर किसी आदमी का बिजनेस प्रॉफिट करने का नहीं है, अगर उसका काम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO, ये चैप्टर आपने अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होता है। फाउंडेशन में इसका लेवल थोड़ा सा कम था, यहाँ पे और थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे हमें ये चैप्टर पढ़ना होता है पूरा डिटेल से। फायदा हो जाएगा क्योंकि आपको इसका बेसिक पता होता है, आपने इसका बेसिक मेरे से पढ़ रखा है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी बता रखी है जो फाउंडेशन के लेवल से ज्यादा भी थी। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इन्हें कभी आपने अपने 11th या 12th में पढ़ा हो सकता है सिंगल एंट्री के नाम से। तो इसको अभी हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। सर ये 4 चैप्टर, इस सेक्शन में भी 4 चैप्टर है। हाँ, इस सेक्शन में भी 4 चैप्टर है। सर इन चारों का वेटेज कितना है? इन चारों का वेटेज है 35 to 40 मार्क्स। इन चारों का वेटेज है बेटा 35 से लेके 40 मार्क्स। चलिए सर और कुछ भी बचा हुआ है क्या? हाँ बेटा, थोड़ी सी चीजें और बाकी है। सर क्या बाकी है? मैंने कहा फटाफट से देखो। पहला है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब इंट्रोडक्शन। जर्नल एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग P&L क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, अकाउंट्स क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकाउंट्स को कैसे इन्वेंट किया गया था। तो बेसिक थ्योरी की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू पार्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड, एक चैप्टर आता है सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। और इस चैप्टर के बाद में हमारे पास आता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं किनके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे नहीं पढ़ने। हाँ, हमारे यहाँ पे केवल 5 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड हमें पढ़ने हैं। सर ये सारे पढ़ने के बाद कितने नंबर का काम हो जाएगा? ये तीनों टॉपिक आपके लिए 15 to 20 मार्क्स का काम करते हैं। तीनों टॉपिक मिला के 15 से 20 मार्क्स। तो ये हमारे लिए पूरा हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस होता है। सर कितने चैप्टर्स हैं? हमें बेटा 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। 15 चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने होते हैं। 15 चैप्टर ही आपको कॉस्ट में पढ़ने होते हैं। क्लियर? कॉस्ट का सिलेबस इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रूल्स भी ज्यादा पढ़ने होते हैं, अकाउंटिंग भी डिटेल में करनी होती है। डन? डन सर। ओके, अब बात आती है कि साहब हमें किसी ना किसी टॉपिक से स्टार्ट करना है, और मैं सबसे पहले आपके पूरे सीएमए इंटर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका अगर आप पिछले 10 इयर्स में किसी भी साल जाके देखेंगे तो हर साल आपको उस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। दैट इज हमारा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, जो कि हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन में प्रॉपरली अलग से ऐड किया गया है। हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन में अलग से एक टॉपिक पूरा ऐड करके दिया है, जिसे हमने कहा स्पेशल ट्रांजैक्शंस। चलिए सर, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इंश्योरेंस क्या होता है? व्हाट इज इंश्योरेंस? क्या कोई बता सकता है व्हाट इज इंश्योरेंस? हाँ जी कृष्णा, क्या आप बता सकते हो इंश्योरेंस क्या होता है? ये लीजिए। हाँ जी साहब, क्या आप में से कोई मुझे ये बात बता सकता है इंश्योरेंस क्या होता है? हमारा जो चैप्टर है चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें इंश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या इंश्योरेंस वर्ड का मतलब सिक्योरिटी होता है? यस सर। क्या इंश्योरेंस वर्ड का मतलब प्रोटेक्शन होता है? बताइए भाई। आपने टीवी पे जब कभी इंश्योरेंस का एडवर्टीजमेंट देखा होगा ना, तो पहले वो कह रहे थे सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सिक्योर्ड यू, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट यू, और लास्ट में कहते हैं इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मार्केट सिचुएशंस। आप प्लीज रीड केयरफुली द ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। कहते हैं ना ऐसा, वो एक फटाफट से एक लाइन बोल के चले जाती है लास्ट में। आप कभी भी टीवी पे इसका ऐड देखते हो तो लास्ट में एक फटाफट से फास्ट स्पीड में एक लाइन बोल के चली जाती है। यस सर। क्यों ऐसा? क्यों?
तो बोले बेटा प्रैक्टिकली ना तो इंश्योरेंस कोई सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना ही इंश्योरेंस कोई प्रोटेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बात बताइए, अगर इंश्योरेंस कोई सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर अपन एक काम करते हैं कि अपने जितने भी ये जो सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे हैं, हम उनको बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों दें? हम एक काम करते हैं, हम उन सबका इंश्योरेंस करा देते हैं, फिर तो वो जो गोली आएगी वो उनके यहां तक आएगी और फिर अंदर नहीं जाएगी। साहब ये तो सिक्योर्ड है, इसके तो सिक्योरिटी लगी हुई है, इसका तो इंश्योरेंस हो रखा है। क्या ऐसा होगा? क्या वो गोली रुक जाएगी? रुकेगी या नहीं रुकेगी भाई? सर एक बार रिपीट कर दो। क्या वो गोली हमें आके नहीं लगेगी? क्या हमारी डेथ नहीं होगी? होगी हो सर। जाएगी सर। चलिए दूसरी बात देखते हैं। मैं तो इंश्योरेंस करा रखा है साहब, मैं तो रोड के एकदम बीचों बीच चलूंगा, कोई भी गाड़ी मेरा एक्सीडेंट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं तो प्रोटेक्टेड हूं, क्योंकि मैं तो प्रोटेक्टेड हूं। साहब मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, मेरा एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता। तो बताइए, क्या इंश्योरेंस आपको सिक्योरिटी देता है? नहीं देता। क्या इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन देता है? नहीं देता। इंश्योरेंस केवल क्या देता है? इंश्योरेंस केवल आपको इंडेमनिटी देता है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे। अब एक प्रॉब्लम और आ गई। हुआ क्या कि साहब मेरा इंश्योरेंस कराया था और मैं रोड पे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो मेरे घर वाले चले गए, उन्होंने क्या कहा, इंश्योरेंस कंपनी कहती है 10 लाख का इंश्योरेंस था, ये लो 10 लाख। बोले हमें तो नहीं चाहिए। आपने कहा था हम क्षतिपूर्ति करेंगे, हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। हमें तो पैसे नहीं चाहिए साहब, हमें तो हमारा बेटा चाहिए। अब बताओ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी भाई? उसने तो कहा था क्षतिपूर्ति करेंगे, उसने तो कहा था नुकसान की भरपाई करेंगे। मेरे घर वाले तो कहते हैं हमें तो हमारा बेटा चाहिए। बताइए सर वो फाइनेंशियली भरपाई करेगी। तो वो क्या कहता है कि हम इंडेमनिटी करेंगे इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। हम आपको केवल क्या दे सकते हैं? हम आपको केवल फाइनेंशियल सहायता दे सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो हम आपको इंडेमनीफाई करेंगे। किन टर्म्स में करेंगे? फाइनेंशियल असिस्टेंस के टर्म्स में करेंगे। क्लियर? तो इंश्योरेंस जो होता है वो ना तो बेटा कोई सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना ही कोई प्रोटेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस केवल किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जो हेल्प की जाती है वो फाइनेंशियल टर्म्स में की जाती है। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो सर अभी तो मैं क्या लीव कर रहा हूँ, मेरे को कोई अर्जेंट हो गया सर, वर्क हो गया एक, ठीक वो है जाना कोई बात पड़ेगा। नहीं। ठीक है। और सर ये टाइम फिक्स रहेगा ना, 10 से हाँ 11 और हाँ 11? हाँ ठीक है, वो बात अपन क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है ओके सर। चलिए, तो हमने कहा कि साहब इंश्योरेंस क्लेम किस चीज की बात करता है?
इंश्योरेंस केवल आपके होने वाले नुकसान की भरपाई की बात करता है, और वो नुकसान की भरपाई भी कौन से टर्म्स में की जाती है? वो नुकसान की भरपाई भी फाइनेंशियल टर्म्स में की जाती है। ठीक है सर, और आगे चलते हैं। अब बात आती है बेटा कि इंश्योरेंस, एक और कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में, इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है? अनन्य, बता सकते हो इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है? सर लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, एक तो तुम कह रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, और बताओ, आप अपने व्हीकल का भी कराते हो? यस सर। आप अपने घर का भी करा सकते हो? यस सर। और बोले तो साहब आप ऐसा भी कर सकते हो, थेफ्ट का भी करा सकते हो। यस सर। आपके सर यहाँ पे स्टॉक कोई चोरी हो स्टॉक जाए? का भी करवा सकते हैं। क्या? स्टॉक का भी करवा सकते हैं मतलब। स्टॉक का भी करा सकते हैं, बिल्कुल। फिर आप अपने यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस भी करा सकते हो। यस सर। इसी तरह आपको पता है कि जो रोनाल्डो है उसने अपने लेग्स का भी इंश्योरेंस करा रखा है। लता मंगेशकर जो है उसने अपने गले का इंश्योरेंस करा रखा है। यस तो सर। क्या इंश्योरेंस किसी भी चीज का कराया जा सकता है? यस सर। कराया जा सकता है सर, कितने भी तरीके का हो सकता है। मैंने Yes, कहा sir. बेटा यहाँ पे ये जो इतने सारे नाम लिखे हुए हैं ये बहुत सारे तरीके का हो सकता है, लेकिन इन सबको थोड़ा सा समराइज किया गया, वरना तो नाम जब आपसे पूछा जाए इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है तो आप तो लिस्ट बनाते ही रह जाओगे, पक्का? Yes, sir. तो इसलिए इस लिस्ट को थोड़ा सा समराइज किया गया। सर कैसे समराइज किया गया? मैंने कहा मैं अभी बताता हूं आपको कैसे समराइज किया गया। इन्होंने कहा साहब इंश्योरेंस केवल और केवल दो तरीके का हो सकता है। एक इंश्योरेंस कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ के अलावा जो भी इंश्योरेंस होते हैं उन सबको एक नाम दिया, जनरल इंश्योरेंस। अब आप चाहे ये बोले साहब हमने फायर कराया है, आप चाहे बोले थेफ्ट कराया है, आप चाहे बोले मेडिकल कराया है, आप चाहे बोले स्टॉक का कराया है, आप चाहे बोले बिजनेस का कराया है, ये सारे इंश्योरेंस कौन से इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे? जनरल में सर। ये सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर किसी पर्सन का, देखो हम यहाँ पे अल्टीमेटली बिजनेस की चीजें पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें बात करनी है बिजनेस के इंश्योरेंस की। तो एक बात बताओ, ऐसे कौन कौन से इंश्योरेंस है जो केवल बिजनेस में ही कराए जा सकते हैं? अगर बिजनेस होगा तो कराए जा सकते हैं, बिजनेस नहीं होगा तो नहीं कराए जा सकते। सर स्टॉक का। हाँ पहली चीज, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया तुमने कि साहब जो स्टॉक का इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस है आपके स्टॉक का इंश्योरेंस केवल बिजनेस में ही कराया जा सकता है,
क्यों कराया जा सकता है? क्योंकि साहब अगर बिजनेस नहीं होगा तो फिर तो स्टॉक वर्ड कहीं पे आएगा ही नहीं। डन? यस सर। ठीक है, अगली चीज बताइए। और भी कोई इंश्योरेंस है क्या? एक और होता है बेटा, जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। कहने का मतलब प्रॉफिट का इंश्योरेंस। सर प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं क्या? ऐसा कैसे? सर प्रॉफिट का इंश्योरेंस कैसे कराया जाएगा? मतलब कोई पर्सन अपने होने वाले प्रॉफिट का, सर मान लीजिए एक आदमी कहता है मेरा पिछले साल का प्रॉफिट 10 लाख था, क्या अगले साल वो 10 लाख रुपए ना कमाए, उस बात का भी वो इंश्योरेंस करा सकता है कि नहीं कमाऊंगा तो आप दे दोगे? क्या ऐसा इंश्योरेंस भी वो करवा सकता है क्या? करा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस अपन इसमें पढ़ेंगे। तो बेटा प्रॉफिट भी कहां आएगा? जहां बिजनेस होगा। तो हमें पूरे चैप्टर में केवल ये दो बातें पढ़नी है। एक तो इसे बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक, कि अगर आपके स्टॉक का लॉस हो जाता है तो आपको कितना क्लेम मिलेगा। अगर आपको अपने प्रॉफिट का लॉस हो जाता है तो आपको कितना क्लेम मिलेगा। ये दो बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है डिटेल से। समझ गए? यस सर। चलो एक छोटी सी बात और पूछता हूं, वैसे तो वो यहाँ पे अभी रेलेवेंट नहीं है, फिर भी वो थ्योरेटिकल बात है, इसलिए मैं अभी पूरी कर देना चाहता हूं। आपको वो बात पता होनी चाहिए, कई बार आपसे थ्योरी में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर हमें बोनस की तरह से मिल जाते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन तो जल्दी से बता दीजिए जिसमें ऐसे नंबर मिलते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, इसीलिए हमें वो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। समझिए मेरी बात। बेटा वो कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो इसका पहला प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। पहला प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी मतलब इंश्योरेंस में आपको केवल क्षतिपूर्ति की जाएगी। समझ गए? तो ये तो हम समझ चुके हैं, मतलब ना तो ये कोई प्रोटेक्शन है, ना ये कोई सिक्योरिटी है, ये तो केवल क्या है? ये केवल और केवल इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस का सेकंड प्रिंसिपल, इंश्योरेंस का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये कहता है कि साहब जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं आपका उसमें कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट मतलब हमारा हिस्सा, हमारा हित। हम इंटरेस्टेड किसी चीज में क्यों होते हैं? जिससे हमें मतलब होता है। तो एक बात बताइए, आप किस किस का इंश्योरेंस करा सकते हैं? आप किस किस का इंश्योरेंस करवा सकते हैं? सर लाइफ का करवा सकते हैं। वापस से बोलिए। लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते
लाइफ नहीं, अपनी लाइफ का करा सकते हैं, ठीक है। क्या अपने पापा की लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं हम? यस सर। क्या मम्मी की करा सकते हैं? यस सर। भाई की करा सकते हैं? यस सर। बहन की करा सकते हैं? यस सर। चाचा की करा सकते हैं? शायद। करा सकते हैं। ये चाचा है, इंटरेस्टेड है। अपने बिजनेस का करा सकते हैं? करवा सकते हैं सर अगर अपन इंटरेस्टेड है। ठीक है। अपने मोबाइल का करा सकते हैं? यस सर। गाड़ी का करा सकते हैं? यस सर। ठीक है। दोस्त का करा सकते हैं? यस सर। करा सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो। नहीं, उसकी बात नहीं है, आपकी बात है। नहीं इंटरेस्टेड, सर, आपका अपन नहीं। इंटरेस्ट है। नहीं चलो मैं और थोड़ा सा अच्छा वर्ड देता हूं। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड का करवा सकते हैं? नो सर। नहीं करा सकते। नहीं सर। क्यों? इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें। एक बार कह के देखो। करवा सकते हैं सर। क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये कह दो कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। कह दो सर। तो बोले लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। अच्छा, आपकी उससे शादी हो जाए, यस सर। करा सकते हो या नहीं करा सकते? करवा सकते हैं सर। करा सकते हो। तो बोले देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है कि जो इंश्योरेंस का एक्ट बना हुआ है, वो इंश्योरेंस का एक्ट कहता है कि साहब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जिसका इंश्योरेंस करवाया जा सके। तो वो कहता है कि जितने भी ब्लड रिलेशन होते हैं सबका इंश्योरेंस कराया जा सकता है। आप अपनी स्पाउस वाइफ का इंश्योरेंस करा सकते हैं। आप जिन चीजों से, जिन बिजनेस से किसी के पैसे मांगते हैं, अब उसमें तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट है। कल को उसकी डेथ होगी तो आपके पैसे कहां से आएंगे? इसलिए आप उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हो। मतलब आपने डेटर्स का भी इंश्योरेंस करा सकते हो, बिजनेस का भी करा सकते हो। लेकिन बोले साहब फ्रेंड नाम का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। बोले हमारी समझ से वैसे देखा जाए तो ये सबसे अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो कहता है साहब हम लॉ कहता है हमारे समझ में फ्रेंड नाम का कोई, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं। जो आपका दुश्मन भी है वो भी आपको जब कोई लीगल बात आती है तो कहता है मैं तो साहब इसका फ्रेंड हूं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन फ्रेंड है कौन फ्रेंड नहीं है? क्या उसका कोई लीगल तरीका है? नो सर। नहीं है। तो इसलिए उसको इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। हाँ, आपकी उससे शादी हो जाती है, डेट मीन्स वो आपकी वाइफ बन गई, तो आप एज ए रिलेशन में लिख सकते हैं वाइफ, तो आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। मतलब किसी का भी इंश्योरेंस कराने के लिए जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो आपको अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट बताना होगा कि साहब मैं इसका इंश्योरेंस कराने के लिए एलिजिबल हूं, ठीक है। यस सर। तो इंश्योरेंस का दूसरा प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस कराने वाले का इंश्योर्ड में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरा उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ उबेरी में। उबेरी में फिडई, उबेरी में सॉरी UBERRIE फिडई, उबेरी में फिडई। उबेरी में फिडई का मतलब क्या होता है? उबेरी में फिडई एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड फेथ। उबेरी में फिडई का मतलब होता है गुड फेथ। आपने अपने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है? यस। मान लीजिए बेटा मैं एक शॉप पे गया और वहां पे मैंने शॉप वाले को कहा भैया एक मोबाइल दिखाइए अच्छा सा, उस मोबाइल में इतने मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए,
इतना जीबी का रैम होना चाहिए, इतना स्टोरेज। मैंने उसको 3 बातें कही, उसने उन तीनों चीजों के हिसाब से मुझे एक फोन दिखा दिया। ठीक है, वो फोन मैंने देखा, चेक किया और मैं घर पे ले आया। अब जब मैं घर पे लाया तो मुझे पता चला उस फोन में एफएम रेडियो नहीं चल, ना तो उसने मुझे कुछ ऐसा बताया था, ना ही मैंने उससे कुछ ऐसा पूछा था। एक बात बताओ, क्या ये एक उस फोन की एक कमी है, लेकिन वो कमी ना तो फोन के डिब्बे पे कहीं लिखी हुई होती है बेटा, जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो प्रेजेंट की हुई होती है। उस दुकान वाले ने भी मुझे वो बातें बताई। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैंने उससे पूछा था और उसने मुझे नहीं बताया, ना मैंने पूछा ना उसने बताया। क्या जो मैं फोन खरीद के लाया हूं वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है सर। है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मैं उसे ये फोन के वापस दे सकता हूं कि इसमें एफएम रेडियो नहीं चलता? दे सकते हैं सर। दे सकता हूं या नहीं दे सकता? वो कहेगा आपने पूछा नहीं था साहब, मैंने बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बेचा हुआ सामान वापस नहीं लेता। क्या मैं उसे लीगली बाइंड कर सकता हूं कि आपको वापस लेना पड़ेगा? यस सर, कर सकते हैं, क्योंकि उसको कैसे कर सामान सकते हैं? आना चाहिए था। भाई एक बात बताओ, आपने उसको कहा था ये 3 चीजें होनी चाहिए, वो तीनों चीजें उसमें है या नहीं है? है सर। जो जो बातें उसने आपको कही थी, क्या उसमें से कोई बात गलत है क्या? नो सर। नहीं है। तो वो कहता है साहब मैंने आपको सब चीजें जो जो बता के दिया था, बताओ मेरी गलती कहाँ पे है? तो क्या आप उसे लीगली बाइंड कर पाओगे वापस लेने के लिए? नहीं कर सकते। नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डन। यस सर। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, आपके पास एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया जिससे आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं। अब उसने आपसे पूछा साहब आपको कोई बीमारियां हैं क्या? ये एक फॉर्म दिया, बोले इसमें अपनी डिटेल्स लिख दीजिए। अब आपको पता है कि आपको एक कोई डिजीज है, लेकिन वो आपने को पता भी है कि आपको है, लेकिन आपने उस फॉर्म में बताया नहीं। अब नहीं बताया तो साहब वो तो फॉर्म ले गया, आपका इंश्योरेंस भी हो गया। कल को आपकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद जब क्लेम की बात आती है, और अगर ये पता चल जाता है, देखो नहीं पता, आपने किसी को बताया नहीं और बाद में भी किसी को पता नहीं चला, तब तो कोई बात ही नहीं है। उस दिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि साहब आपको पहले से ये डिजीज थी और आपको इसके बारे में पता भी था, तो क्या आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इंश्योरेंस के केस में देखो, ना तो उसने पूछा था ना आपने बताया था, फिर भी यहां पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगता है? यहां प्रिंसिपल लगता है उबेरिमे फिडेई का। उबेरिमे फिडेई का प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि आपको जितनी बातें पता है वो सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी है। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से जो जो बातें रिलेट हो सकती है, अगर आपके नॉलेज में कोई चीज है तो आपने वो सारी बातें बता दी है, क्योंकि सामने वाला आपसे गुड फेथ में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि आप उसे सारी बातें बता रहे हो, उसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसे सारी बातें खुद से बता रहे हो। डन। यस सर। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला इंडेमनिटी का प्रिंसिपल, मतलब यहां पे क्षतिपूर्ति की जाएगी। दूसरा, इंश्योरेंस कराने के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरा, उबेरिमे फिडेई, मतलब आपको जितनी बातें पता है वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, तब आप इंश्योरेंस करा सकते हो, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमें कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन इसका स्टार्ट कर देंगे कि आपको क्लेम कैसे मिलेगा। पहले हम क्लेम पढ़ेंगे स्टॉक के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट के बारे में। पूरे चैप्टर में हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और दूसरा पढ़ना है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आज की क्लास की रिकॉर्डेड आपके पास ग्रुप पे आ जाएगी, आपको दोबारा देखनी हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर।